ओके, स्टार्ट करते हैं इंडियन मैप। और इंडियन मैप में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या कवर कर लिया था? कर्नाटक और गोवा को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, मैं थोड़ा सा मैप ले लेता हूँ। ओके, इंडिया मैप। हम लोगों ने इसमें कर्नाटक और गोवा कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग चलते हैं केरला की तरफ। ठीक है, ठीक है, हमारा गोवा और कर्नाटक कंप्लीट हो गया था। अब देखो, केरला शुरू करने से पहले जैसा कि हमेशा हम लोग पहले पॉलिटिकल पोर्शन को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम लोग उसके फिजिकल में जाएंगे। तो केरला में फिजिकल में बहुत ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, थोड़ा बहुत स्पेसिफिकेशंस है जो मैं अभी बता देता हूँ। जैसे कि अगर कहेगा कोई कि भारत का सबसे वेस्टर्न स्टेट कौन सा है? गुजरात। ठीक है, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। कहेगा कि भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी है? समुद्री तट का रेखा किसकी है? गुजरात का है। ठीक है, कहेगा कि भारत में सबसे अधिक मसालों का प्रोडक्शन कहाँ होता है? वो भी गुजरात है। ठीक, हाँ, गुजरात में सबसे अधिक मसालों का प्रोडक्शन होता है। और कहेगा कि मसालों का राज्य किसे कहते हैं, या बाउल ऑफ स्पाइसेस किसे कहा जाता है? तब आएगा केरला। ठीक है, तो केरला में मसालों का जो प्रोडक्शन वो बहुत इजीली हो जाता है। लेकिन केरला का जो एरिया है वो गुजरात से कम होने की वजह से केरला में उतना मसालों का प्रोडक्शन नहीं हो पाता जितना अब गुजरात में होने लगा है। ठीक है, तो सबसे अधिक मसालों का प्रोडक्शन कहाँ होता है? गुजरात में। ठीक है, और मसालों का राज्य किसे कहते हैं? केरला को। ठीक है, मसालों का राज्य केरला को कहा जाता है। केरला की अगर हम कैपिटल की बात करें तो केरला का कैपिटल क्या है? तिरुअनंतपुरम। ठीक है, तिरुअनंतपुरम दिखाऊंगा अभी। ये जो दिखाई दे रहा है ना यहाँ नीचे एकदम, तिरुअनंतपुरम केरला का कैपिटल। तिरुअनंतपुरम का पुराना नाम था त्रिवेंद्रम। ठीक है, तिरुअनंतपुरम का ओल्ड नेम क्या था? त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम, समझ में आया क्या? त्रिवेंद्रम। और इसी त्रिवेंद्रम से हमारे भारत का पहला जो रॉकेट था उसको, मतलब कहते हैं ना कि टेस्ट किया जाए कि हम लोगों ने जो रॉकेट बनाया है वो सही है कि नहीं है। वो पहली बार रॉकेट की टेस्टिंग कहाँ पर हुई थी? त्रिवेंद्रम में एक गांव है, गांव थुम्बा। हाँ 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 हाँ, त्रिवेंद्रम में गांव है थुम्बा। और थुम्बा में विक्रम साराभाई, ठीक है, फिर हमारे अब्दुल कलाम, ये सारे के सारे लोगों ने मिल करके ये सतीश धवन वगैरह वगैरह ये सब मिल करके क्या किए थे? तो सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए जो रॉकेट की पहली स्टेज होती है ना कि हाँ, रॉकेट जो सैटेलाइट को ले जाएगा उसकी टेस्टिंग करनी है हमें कि हमारा रॉकेट सही चल रहा है कि नहीं, ऊपर तक उतना उसके पास पावर है कि नहीं, उड़ सकता है कि नहीं। वो सारी की सारी टेस्टिंग पहली बार कहाँ की गई थी? तो यही त्रिवेंद्रम के थुम्बा में। तो सारी की सारी स्टोरी हम लोग देखेंगे, फिर हमें यही त्रिवेंद्रम के थुम्बा में मिल जाएगा। जैसे विक्रम साराभाई लॉन्चिंग सेंटर, जैसे कहेगा कि सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में, तिलकट लेक के पास श्रीहरिकोटा में यह है सतीश धवन। तो वैसे ही विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर हमें त्रिवेंद्रम में मिलेगा। ठीक है, त्रिवेंद्रम में। और कहेगा कि BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो मुंबई के ट्रामवे में। ठीक है, BARC मुंबई के ट्रामवे में BARC है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है ना। तो हम लोग मुंबई पढ़े थे तो देखे थे। सतीश धवन हमें यहाँ देखने को मिल जाएगा, सतीश धवन स्पेस सेंटर। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर हमें त्रिवेंद्रम में। तो ये सारी स्टोरी देखेंगे किस तरीके से पहली बार हमारी स्टार्टिंग हुई थी और धीरे धीरे करते करते किस तरीके से हमारा जो इसरो है इतना डेवलप किया, और उस वक्त 1963 और आज के टाइम पीरियड में क्या डिफरेंसेस है, वो सारी की सारी स्टोरी हम। ठीक है, तो ये केरला की बेसिक स्टोरी समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग केरला के पॉलिटिकल हिस्से के बारे में। ठीक है।
दिखाई तो देगा नहीं, इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। ठीक है, केरला में एकदम हम नॉर्थ से बात करेंगे, ऊपर से आएंगे। ठीक है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये दिखाई दे रहा है वाला ये। क्या है? कासरगोड, कासरगोड। ठीक है, कासरगोड, कासरगोड, कासरगोड। कासरगोड में हमें नारियल अनुसंधान केंद्र यानी कोकोनट रिसर्च सेंटर, कोकोनट रिसर्च सेंटर कहाँ मिलेगा? कासरगोड में। ठीक है, कोकोनट, कोकोनट रिसर्च सेंटर, कोकोनट रिसर्च सेंटर कहाँ देखने को मिलेगा हमें? कासरगोड में, कासरगोड में, कासरगोड में। ठीक है, अब जैसे केरला में ना हमें कोकोनट के जो ट्रीज हैं वो बहुत आसानी से देखे जा सकते हैं, पूरे के पूरे कोस्ट पर बहुत बड़ी लोग इसकी बागानी करते हैं नारियल की। क्यों? क्यों? जो कि नारियल के जो पेड़ है वो हमें मोस्टली समुद्र के किनारे देखने को मिलते हैं। तो नारियल और केला दो ऐसे पेड़ होते हैं जिन्हें आयोडीन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आयोडीन की। और अगर हम जब हमने बायो पढ़ा था तो बायो में हमने देखा था कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में जब हमें माइक्रो फर्टिलाइजर्स की जरूरत होती है तो उसमें बहुत सारे जैसे कि आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, फ्लोरीन हो गया, इन सब में से आयोडीन की जरूरत किसी और प्लांट को नहीं पड़ती है। जबकि उसमें कोकोनट और बनाना जो है, इन दोनों को आयोडीन की जरूरत पड़ती है। तो समुद्र के किनारा है, पानी खारा है, तो आयोडीन आसानी से मिल जाता है। जब आयोडीन मिल जाएगा, कोकोनट के जो पेड़ हैं वो आसानी से यहाँ फ्लरिश कर सकते हैं। समझ में आ गई? हाँ, तो कासरगोड में हमें क्या देखने को मिलेगा? कोकोनट रिसर्च सेंटर, कोकोनट रिसर्च सेंटर, कोकोनट रिसर्च सेंटर। समझ में आया? ओके, अब कासरगोड से नीचे आएंगे, कासरगोड से अगर हम नीचे आएंगे तो हमें देखने को मिलेगा माहे, माहे। क्या देखने को मिलेगा? माहे, माहे। ठीक है, माहे। ये माहे पुदुचेरी, माहे का नाम बदल के क्या रख दिया गया? पुदुचेरी, पुदुचेरी, पुदुचेरी। पुदुचेरी क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, पुदुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है। तो ये जो पुदुचेरी वाला है सिस्टम ना, ये 3 जगह हमें देखने को मिलता है। जैसे हमने आंध्र प्रदेश पढ़ रहे थे तो वहां हमने देखा था एक यनम था, यनम का नाम क्या है? पुदुचेरी। यहाँ पर केरला में हमें माहे, ये भी क्या है? पुदुचेरी। और तमिलनाडु में जाएंगे तो तमिलनाडु में हमें एक्चुअल पुदुचेरी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पुदुचेरी क्या है? ये यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी। इतना क्लियर है? ठीक है, उसी पुदुचेरी के नीचे अगर आते हैं तो हमें देखने को मिलेगा कोझीकोडे। क्या देखने को मिलेगा? कोझीकोडे, कोझीकोडे, कोझीकोडे। कोझीकोडे में, कोझीकोडे में, कोझीकोडे में 2020 में, अच्छा, कोझीकोडे का जो पुराना नाम था ना, कालीकट था। क्या था? कालीकट, कालीकट का पोर्ट कहते हैं ना, कालीकट। ठीक है, कालीकट। तो कोझीकोडे का पुराना नाम क्या था? कालीकट, कालीकट। कालीकट में के रहता है कि सी रहता है? वो बाद में देख लेंगे। कालीकट सी रहता है ना? हाँ, ओके। तो कालीकट में, कालीकट पोर्ट पर कौन आया था? 1498 में आया था वास्को डी गामा। और उस वक्त जो यहाँ के राजा हुआ करते थे उनको जमोरीन कहते थे। यहाँ के राजा को क्या कहते थे? जमोरीन। जमोरीन ने वास्को डी गामा का खूब स्वागत किया। क्यों? क्योंकि वास्को डी गामा जब यहाँ से आया था, अपने बोट से आया था, है ना, अपने बोट से आया था, और उसकी जो बोट थी वो इंजन वाली थी। समझा? इंजन वाली थी। और भारत में किसी के पास इंजन वाली बोट थी नहीं।
तो राजा आए, मतलब कि वास्को डी गामा आया, राजा को बुलाया, राजा से मिला, राजा को खूब बढ़िया एकदम घुमाया उमाया पूरा का, अपने बोट में बैठा के राजा एकदम अंदर तक समुद्र में घूमे, बोले वाह भाई बढ़िया है एकदम। राजा अपने रानी के साथ भी गए घूमे उमे, रानी को भी खूब पसंद आया। हाँ, फिर राजा जब घूम घाम के आए तब उसके बोले, किससे? वास्को डी गामा से। तब अब बताओ किस लिए आए थे? सब कुछ तो घूमना घामना हो गया, अब बताओ किस लिए आए थे? तो वास्को डी गामा बोले कि महाराज हमको ना मसाला चाहिए था। तो राजा बोला एकदम सही जगह आए हो, केरला को क्या कहा जाता है? मसालों का राज्य। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा जो राज्य है मसालों से भरा हुआ है, बताओ तुमको क्या चाहिए? तो यहाँ से वो बहुत सारे, अब देखो जितनी यूरोपियंस थी, यूरोपियंस को ना लाल मिर्च ज्यादा पसंद थी, मतलब कि जो इतने भी पुर्तगाली हो गए, चाहे वो ब्रिटेन हो गए, इन सबको लाल मिर्च ज्यादा पसंद थी। और इन लोगों ने काली मिर्च का व्यवस्था और तो अपना कर लिया था कहीं और अलग अलग जगह से, लेकिन लाल मिर्च इन लोग को नहीं मिल रहा था। तो यहाँ से आया ये जो वास्को डी गामा था, वास्को डी गामा ने लाल मिर्च भी लिया और काला मिर्च भी लिया, इन पूरे मसालों से अपना क्या किया, पूरा का पूरा शिप को भर लिया। उसके बाद सोचा कि भाई जाऊंगा तो एक ही शिप क्यों लेके जाऊं, यहाँ से इसने एक और लकड़ी वाला शिप खरीदा। ठीक है, लकड़ी वाला, उसमें भी क्या किया, मसालों से भरा, और उसको अपने बोट में टो करके लेके कहाँ गया, यूरोप। और यूरोप गया, मसालों को बेचा, तो उसे 64 गुना का प्रॉफिट मिला था। 64 गुना, समझ में आ रहा है क्या? 64 गुना। अगर 1 रुपए का यहाँ मसाला खरीदा होगा तो वहां कितने रुपए का बेचा होगा? 64 रुपए। समझ में आ रहा है? मतलब 100 रुपए का अगर खरीदा होगा तो 164 में बेचा होगा, 164 में। ठीक है, 1 रुपए का 100% तो 1 रुपए और यानी 2 रुपए हो जाएगा, तो उसको 64 रुपए निकलेंगे, वो 64 100 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे 100 रुपए वाले से ज्यादा समझ में आएगा। 100 रुपए का अगर खरीदा तो वहां बेचा होगा 164 रुपए का, यानी 64 टाइम्स उसको क्या मिला, परसेंट का प्रॉफिट मिला था। समझ में आया? ओके, तो अब जया वहां पर बेचा और सबको वहां पर हल्ला कर दिया कि भाई यहाँ जो भारत है वो केरला वाला, वहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं और बड़ा मान सम्मान देते हैं, तो जाओ। और वहां से यूरोप से सारे लोग कहाँ चले आते हैं, यहाँ भारत में, और धीरे धीरे ट्रेड करते 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 और पूरे भारत को ये लोग अपना लेते हैं। समझ में आया? तो जब पहली बार वास्को डी गामा यहाँ आया था, अगर वही जो यहाँ का जमोरिन था, जमोरिन इसको पीट दिया होता खूब अच्छे तरीके से, तो क्या कोई भी यूरोपियन भारत में आता? नहीं। और क्या भारत कभी गुलाम बन पाता? नहीं। ठीक है, तब आज के टाइम में भारत का कुछ अलग ही सिनेरियो रहता है। ठीक है, तो कोजीगुड़ी समझ में आया? कोजीगुड़े का पुराना नाम क्या था? कालीकट। कालीकट के तट पर कौन आया था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 1498 में। ठीक है, उसके बाद कोजीगुड़े में एक पोर्ट है, मतलब कि एयरपोर्ट, उस एयरपोर्ट पर 2020 में एक प्लेन एक्सीडेंट हो गया था। एयरपोर्ट पर क्या हो गया था? प्लेन एक्सीडेंट। प्लेन एक्सीडेंट। ठीक है, कब हुआ ये? 2020। ठीक है, 2020 2020 में। ठीक है, जिसे कहा जाता है कोजीगुड़े प्लेन एक्सीडेंट के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर क्यों हुआ? सेम सिचुएशन जैसे हमने इसमें आंध्रा में पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पर भी जो रनवे था वो टेबल टॉप रनवे था। ठीक है, टेबल टॉप रनवे, टेबल टॉप रनवे, और जिसकी वजह से विमान का क्या हुआ, पूरा का पूरा कच्चा उड़ गया था, कच्चा उड़ गया था, कच्चा। ये दिखाई दे रहा है, एयर इंडिया का ये जहाज, ये पूरा का पूरा इधर आ गया था। ठीक है, समझ में आया क्या? क्लियर है? तो यहाँ जो कोजीगुड़े था, कोजीगुड़े 2 चीजों के लिए याद रखना है। एक, कोजीगुड़े का पुराना नाम कालीकट। ठीक है, कोजीगुड़े का पुराना नाम कालीकट। कालीकट के तट पर कौन आया था? वास्को डी गामा। और कोजीगुड़े में विमान दुर्घटना हुआ कब? 2020 में। तो
कोझीकोडे कह सकता है कि टेबल टॉप रनवे के बारे में पूछ सकता है कि टेबल टॉप रनवे से क्या समझते हो। ठीक है, खतरनाक जो भी दो दो इंसिडेंट हो गए, यहाँ पर भी हुआ और फिर उधर आंध्र प्रदेश वाले में भी सिचुएशन में हो गया था। ठीक है, तो सारी की सारी चीजों को बताना पड़ेगा। मैं क्लियर है? अब कोझीकोडे से अगर हम नीचे उतर के आएंगे थोड़ा सा, देखो हमें क्या मिलता है, हमें यहाँ मिल जाएगा कोची। ठीक है, ये क्या है? कोची। कोची दिखाई दे रहा है? हाँ, कोची। कोची कोची में ही हमें उधर ऊपर देखेंगे तो ये दिखाई देगा एर्नाकुलम। क्या दिखाई देगा? एर्नाकुलम। 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 पहली बात कोची के बारे में समझते हैं कि कोची क्या है। तो कोची पोर्ट, यहाँ पर ना पोर्ट है और ये पोर्ट कोची के आसपास ये एक लेक है जिसको हम लोग कहते हैं वेम्बनाड लेक। ठीक है, ये क्या है? वेम्बनाड लेक है, वेम्बनाड लेक। और अब इसका सिचुएशन देखो कैसा है, जैसे कि ये मान लो ये लेक है, ये लेक ऐसे, ये ऐसे है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बना हुआ है पोर्ट। तो क्योंकि ये लेक यहाँ आगे तक फैला हुआ है तो जितनी भी कुछ लहरें आती है समुद्र की, तो उन लहरों से किसकी प्रोटेक्शन हो जाती है? कोची की, कोची पोर्ट की प्रोटेक्शन हो जाती है। तो कहेगा कि भारत में सबसे सुरक्षित पोर्ट कौन सा है? कोची पोर्ट। ठीक है, भारत का सबसे सुरक्षित पोर्ट कोची पोर्ट है। ठीक है, भारत का सबसे सुरक्षित पोर्ट कोची पोर्ट है। कहेगा कि ये किस किस झील के निकट है या किस झील के तट पर है? तो वेम्बनाड लेक। वेम्बनाड लेक। वेम्बनाड, वेम्बनाड लेक। ठीक है, वेम्बनाड लेक के तट पर है कौन? कोची पोर्ट है। कोची पोर्ट, कोची पोर्ट। ठीक है, कोची पोर्ट। अब इसी कोची का ट्विन शहर कहा जाता है एर्नाकुलम को। एर्नाकुलम को क्या कहा जाता है? ट्विन सिटी ऑफ कोची। ट्विन सिटी या जुड़वा जुड़वा शहर, जुड़वा शहर। कोची का जुड़वा शहर किसे कहते हैं? एर्नाकुलम। एर्नाकुलम, ट्विन सिटी ऑफ कोची, एर्नाकुलम। ट्विन सिटी ऑफ कोची, एर्नाकुलम। एर्नाकुलम। ठीक है, एर्नाकुलम। समझ में आ रहा है क्या? एर्नाकुलम। ओके, अब देखो ये जो वेम्बनाड लेक है, वेम्बनाड लेक में ना एक्चुअली ये सबसे लंबा है, भारत का सबसे लंबा लेक है। कहेगा भारत का सबसे लॉन्गेस्ट लेक वेम्बनाड लेक। वेम्बनाड लेक। लेकिन कहेगा कि भारत का सबसे लार्जेस्ट लेक, यस, चिलिका। चिलिका। ठीक है, चिलिका। भारत का सबसे लार्जेस्ट चिलिका, भारत का सबसे लॉन्गेस्ट वेम्बनाड। वेम्बनाड। इस वेम्बनाड में एक गेम होता है जिसे हम लोग कहते हैं वल्लम काली नेहरू ट्रॉफी। क्या कहते हैं? वल्लम काली नेहरू ट्रॉफी। ठीक है, वल्लम काली नेहरू ट्रॉफी। ये गेम होता है। इसमें क्या होता है, लोग बोट लेकर के, बोट रेसिंग जिसको नॉर्मली हम लोग क्या कर सकते हैं? बोट रेसिंग। बोट रेसिंग। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। एक से एक खतरनाक खतरनाक लोग बोट बनाते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? ये लो, ये पूरा ये लंबा 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 पूरा उधर उधर सब क्या है? सब बोट ही बोट है और एक दूसरे में रेसिंग करते हैं। ठीक है, तो जो जीत जाता है उसको नेहरू ट्रॉफी मिल जाती है। ठीक है, तो कहा जाएगा कि नेहरू ट्रॉफी जो गेम है वो कहाँ खेला जाता है? तो वेम्बनाड लेक। कौन से स्टेट में? तो केरला स्टेट में। किस लेक में? वेम्बनाड लेक में। समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो इसी जो कोची है, कोची में ही हमें एक मंदिर देखने को मिलेगा, सबरीमाला टेम्पल। क्या देखने को मिलेगा? सबरीमाला टेम्पल।
सबरीमाला टेम्पल कई विवादों में रहा था, डिस्प्यूट में रहा था, क्योंकि इसमें ना फीमेल्स को अलाउ नहीं है जाना सबरीमाला टेम्पल में। हाँ, सबरीमाला टेम्पल्स में फीमेल्स को अलाउ नहीं है। इन लोगों का मानना है कि अगर महिलाएं इस टेम्पल में कदम रखेंगी तो हमारे जो भगवान है अयप्पा, यहाँ के भगवान को क्या कहा जाता है? अयप्पा। अयप्पा भगवान वो अपनी शक्ति खो देंगे। ठीक है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर फीमेल्स को अलाउ नहीं है। इतना क्लियर हुआ? तो कहेगा कि सबरीमाला टेम्पल कहाँ है? कोच्चि में। तो केरला में तो है कोच्चि में। ठीक है, सबरीमाला टेम्पल कोच्चि में है। अच्छा, ये जो वेम्बनाड लेक है ना, जिसमें ये हो रही है वेम्बनाड लेक को केरला में कयाल कहा जाता है। कयाल, क्या कहा जाता है? कयाल। अब देखो, यूपीएससी ने पूछा था, 4 लेक दे दिया था, कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कयाल लेक, और उसमें सारा का सारा जो समुद्र के किनारे लेक थे उन्हीं को दिया हुआ था। और लोगों को ये पता रहता है कि समुद्र के किनारे जो लेक होते हैं उन्हें हम लगून कहते हैं, है कि नहीं? समुद्र के किनारे जो लेक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लगून कहते हैं। तो ये जो हमारा वेम्बनाड लेक है ये एक तरीके का लगून है, लेकिन इसे ही कयाल कहा जाता है। समझा? तो नॉर्मली क्या होता है कि ऐसा कोई भी लेक जो समुद्र तट से ना पैरेलल में हो, पैरेलल में। ठीक है, अभी इसकी अगर हम लोकेशन देखेंगे, ये समुद्र है, ये समुद्र का कोस्ट है, और ये लेक भी इसके पैरेलल में है। तो ऐसा कोई भी लेक जो समुद्र तट के पैरेलल में होता है उसे कयाल कहते हैं। तो इसको याद रखने का कैसे सिंपल तरीका कि केरला में वेम्बनाड लेक को क्या कहा जाता है? कयाल। ठीक है, कयाल। बाकी जितने दूसरे लेक है उन सबको कयाल नहीं कहा। जैसे कि पुलिकट लेक, पुलिकट क्या है? ये भी एक लगून है ना? उड़ीसा में पाया जाने वाला चिलिका, ये भी एक लगून है कि नहीं? और ये वेम्बनाड, ये भी एक लगून है। लेकिन वेम्बनाड को ही हम लोग क्या कहते हैं? कयाल। कयाल, समझ में? वेम्बनाड लेक को क्या कहा जाता है? कयाल। कयाल, इतना क्लियर है? ओके, हमें यहीं पर देखने को मिलेगा पेरियार नेशनल पार्क। पेरियार नेशनल पार्क कोच्चि में ही देखने को मिल जाएगा। पेरियार नेशनल पार्क, इतना क्लियर है? ओके, अच्छा, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो कोच्चि पोर्ट है, कोच्चि पोर्ट प्रोटेक्शन में है। कोच्चि पोर्ट कैसा है? थोड़ा प्रोटेक्शन में है। तो प्रोटेक्शन में होने की वजह से ये सुरक्षित है, और सुरक्षित होने की वजह से इसे अरब सागर की रानी, क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है। क्योंकि ये किसमें आएगा? अरेबियन सी में ही ना। हाँ, तो क्वीन ऑफ अरेबियन सी किस पोर्ट को कहते हैं? कोच्चि। क्वीन नहीं, क्वीन, रानी। हाँ, क्वीन ऑफ अरेबियन सी किस पोर्ट को कहा जाता है? कोच्चि पोर्ट को। ठीक है, कोच्चि पोर्ट। कोच्चि पोर्ट को किस नाम से जाना जाता है? क्वीन ऑफ अरेबियन सी। और कोच्चि पोर्ट को केरला में क्या कहते हैं? कयाल। समझा? कयाल। अगर कोई पूछेगा कि क्या कयाल एक लगून होता है? हाँ, होता है। ठीक है, तो कयाल लगून हो सकता है। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसके आगे हम लोग नीचे उतरते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने कहा कि कोझिकोडे में एक दुर्घटना हुई थी। कौन सा? एयरपोर्ट पर प्लेन एक्सीडेंट हुआ था 2020 में, कोझिकोडे प्लेन एक्सीडेंट। वैसे ही ना कोच्चि में एक एयरपोर्ट है। अब हर एयरपोर्ट जहां पर जहाज उतरती है उसको हम लोग रनवे कहते हैं, है ना? रनवे। तो ऐसे ही कोच्चि में एक रनवे है। रनवे, उसका नंबर था रनवे 34। इसके ऊपर एक मूवी आई है, रनवे 34। तो ये जो इंसिडेंट है रनवे 34 2015 का ये घटना है, और ये रियल बेस्ड है। यहाँ पर कैसा था कि क्या कहते हैं, दोहा से, कतर की जो कैपिटल है दोहा से कोच्चि के लिए उड़ान भरी गई थी। लेकिन इस वक्त यहाँ पर मौसम बहुत खराब होने की वजह से
लैंडिंग कर पाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन वहाँ का जो पायलट था, और इनको कहा गया कि अच्छा आप यहाँ से ना बेंगलोर की तरफ चले जाइए, बेंगलोर में, लेकिन डिस्टेंस अधिक होने की वजह से अगर वो बेंगलुरु जाते और बेंगलुरु में भी अगर वही सिचुएशन होती तो फिर वो वापस रिटर्न नहीं आ पाते थे यहाँ पर लैंडिंग करने के लिए, क्योंकि जो क्लाइमेट होता है, वेदर होता है, वो बादल वगैरह जो होते हो वो 50, 60, 70, 100 किलोमीटर के एरिया में फैले होते हैं, और आसपास के जो शहर होते हैं वहां पर सेम मौसम पाया जाता है कि नहीं। तो जो पायलट था, पायलट ने कहा कि हम लोग वापस नहीं आ पाएंगे, एक काम करते हैं किसी दूसरे एयरपोर्ट पे। तो आसपास कोझीकोडे एयरपोर्ट पर गए, वहां पर नहीं हो पाया, तो वहां का भी मौसम वैसे ही था, तो ये लोग फिर यहाँ पर आए, और यहाँ पर उस जो पायलट ने लैंडिंग करी थी, वो लैंडिंग पायलट के एक्सपीरियंस की वजह से हुई थी। लाइक उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, कहते हैं ना ब्लाइंड लैंडिंग करना, कि हम जिएंगे मरेंगे ये भगवान के हाथ में है पूरा। लेकिन वो जो पायलट था उसको इतना, वो उस रनवे का बहुत बार कई बार इस्तेमाल कर चुका था, उसको हर एक कोने कोने पता था कि अगर मैं कहाँ से जहाज उतारूंगा तो कहाँ तक जाएगा और मुझे कहाँ पर जाकर के रोकना है, ठीक है। तो उसने ब्लाइंड लैंडिंग करी थी, तो जिसकी वजह से इस पर ये मूवी आई रनवे 34, ठीक है। तो ये मूवी अगर कोई देखेगा तो वो आसानी से समझ जाएगा कि ये कहाँ की घटना है, ठीक है। तो कोची एयरपोर्ट की घटना जो 2015 में हुई थी, रनवे 34 की, ठीक है। आगे चलें, बस इसको रिमूव कर लेता हूँ। देखो, हम कोची से अगर नीचे उतर के आएंगे, थोड़ा ठीक है, कोची से अब सीधा नीचे आ जाओ तिरुवनंतपुरम, केरला की कैपिटल, केरला की कैपिटल हो जाएगी तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम में ही हमें एक गांव देखने को मिलेगा, थुम्बा। तिरुवनंतपुरम में हमें क्या देखने को मिलेगा, थुम्बा। और तिरुवनंतपुरम का पुराना नाम क्या था, त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम, ठीक है, त्रिवेंद्र, त्रिवेंद्र। इसी तिरुवनंतपुरम में हमें एयर फोर्स का हेडक्वार्टर दिखेगा। वायुसेना का सदर्न हेडक्वार्टर कहाँ है, त्रिवेंद्रम में। एयर फोर्स का, वायुसेना का सदर्न हेडक्वार्टर, सदर्न हेडक्वार्टर कहाँ है, त्रिवेंद्रम में, ठीक है। त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम, ठीक है, त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। यही हमारे भारत का पहला जो रॉकेट लॉन्च किया गया था वो कहाँ से किया गया था, तिरुवनंतपुरम के एक एक गांव जिसका नाम था थुम्बा, थुम्बा, ठीक है। अब मैं सिचुएशन थोड़ा सा समझाता हूँ, कैसी सिचुएशन थी भारत में। भारत में देखो कि हमारे पास उस वक्त कुछ भी नहीं था, ये गांव दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम लोगों ने ये रॉकेट को लॉन्च किया था, ठीक है, कि टेस्ट किया था कि अच्छा हम जो रॉकेट बना रहे हैं, जिस पर काम कर रहे हैं, क्या उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि अगर हम कोई सैटेलाइट वगैरह रखे और ले जाए तो ऊपर लेके जा सकता है। तो सारी की सारी टेस्टिंग करी गई थी। उसके लिए जो उसका हेड आता है उसको साइकिल पर लाया गया था, तो ऊपर जो लगाया जाता है ना, है ना, जो बूस्टर वगैरह रहता है नीचे से उसको बूस्ट करता है, उसको साइकिल पे लाया गया था। फिर उसमें जो ऊपर माउंट करके उसके अंदर सारा का सारा सैटेलाइट वगैरह रखा जाता है, उसको बैलगाड़ी पर लाया गया था, ठीक है। मतलब सोचो एक सिचुएशन ऐसी थी कि चीजों को हम लोग साइकिल और बैलगाड़ी का इस्तेमाल करके लेकर के आ रहे हैं, और फिर यहाँ पर सेटअप करके इसको हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। कैन यू टेल मी कि यहाँ पर, यहाँ से क्यों लॉन्च किया गया था, यहाँ इतना नीचे आकर के क्यों लॉन्च किया गया। आज के टाइम में हम लोग यहाँ से लॉन्च करते हैं सतीश धवन से, तो उस टाइम में यहाँ से क्यों लॉन्च किए। हाँ ठीक है, तो कहीं से भी, इधर से भी लॉन्च कर सकते थे, इधर से भी लॉन्च कर देते, इधर से भी लॉन्च कर देते, चेक करने को तो कहीं से भी कर सकते थे। हाँ ये तो है कि समुंदर का पूरा किनारा है, कहीं पर करो तुम समुंदर के किनारे, गिरेगा तो पानी में ही जाएगा। सिंपल सी चीज है कि उस वक्त हमारे पास इतने पैसे तो थे नहीं, और पैसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम कब आती है, फ्यूल के लिए, फ्यूल, ठीक है। यानी कि
हम ये हमारा अर्थ है, अर्थ में इक्वेटर, इक्वेटर पे सबसे कम ग्रेविटी होती है। हम इक्वेटर से जितना ऊपर जाएंगे ग्रेविटी बढ़ती जाएगी, और जब ग्रेविटी बढ़ेगी तो ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा लगेगा। इस ग्रेविटेशनल पुल को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें फ्यूल ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। क्योंकि भारत के पास पैसे बिल्कुल नहीं थे, तो हम जितना करीब आ सकते थे इक्वेटर के उतना करीब आए। समझ में आया? तो यहाँ से जितना करीब आ सकते थे उतना करीब आए, और ग्रेविटेशनल फोर्स जितना कम से कम लगे वो हमारे लिए बेहतर था। तो एक सिचुएशन थी सबसे बड़ी कि हम लोग यहाँ पर आकर के उसको हमने लॉन्च किया। समझ में? हाँ। तो एक उस वक्त का टाइम पीरियड था 1963 में, और एक आज का टाइम पीरियड है कि भारत पूरी दुनिया के अलग अलग देशों के सैटेलाइट यहाँ से लॉन्च करता है। अपने कहाँ से? इसरो से। ठीक है? तो जब ये चीजें की, ये देखो इसमें हमारे देश में अगर कहे ना एटॉमिक हो गया और स्पेस के बारे में तरक्की हुई ना, तो इसमें 3 लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा। एक तो विक्रम साराभाई, दूसरा जो हमारे ये थे सॉरी ये भाभा है, ये भाभा है, और ये है विक्रम साराभाई और हमारे एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है? और एक पर्सन जिनको नॉर्मली इसमें शायद दिखा नहीं, जो सतीश धवन। ठीक है? सतीश धवन जो प्रक्षेपण केंद्र है, ठीक है, उनको उनका फोटो मैं लगाना भूल गया, मैं दिखा दूंगा। सतीश धवन, उनका भी रोल रहा है स्पेस प्रोग्राम में भारत को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है? तो भाभा ने तो इसलिए कहा था कि भाई हमें एटॉमिक पावर बनना है। ठीक है? और उसमें जब जवाहरलाल नेहरू थे, तो 1962 हिस्ट्री में हम जब उनका वॉर पढ़ रहे थे इंडिया और चाइना का, तो उस वक्त मैंने सारी स्टोरी भाभा के बारे में समझाया था कि किस तरीके से इन्होंने जवाहरलाल नेहरू से कहा था कि हमें 20 साल का टाइम पीरियड दीजिए और हम भारत को एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बना देंगे। तब हमारे लिए कोई समस्या नहीं रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी की समस्या खत्म हो जाएगी, और जो देश हम पर अटैक करते रहते बार बार, उससे हमें डरने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन ये यूरोप वाले और यूएसए जितने थे, ये सब पहले से ही हरामी है। इनको पता था ये जो इंसान है ना, ये इंसान भारत को सच में अगर इसको 20 साल मिल गया और ये इंसान 20 साल जिंदा रह गया, तो ये भारत को न्यूक्लियर पावर बना देगा और भारत हम सबसे आगे चला जाएगा। तो इन लोगों ने, पूरे यूरोप वालों ने क्या कहा इनको, भाभा को, एक काम कीजिए, आप आइए हमारे यहाँ और लेक्चर दीजिए इस पर। ठीक है? तो उसी लेक्चर वगैरह के लिए इनको जब बुलाया जा रहा था और इनके प्लेन को क्रैश करवा दिया जाता है, भाभा की पूरी पूरी बॉडी खत्म हो जाती है, उनका सिर्फ एक हाथ आता है, जिसकी वजह से उनका डीएनए टेस्ट होता है और पता चलता है कि ये हमारे भाभा ही। समझा? तो यूरोप वाले हमेशा से, पता है कि जितने भी बहुत साइंटिस्ट की ऐसी ऐसी डेथ हो चुकी है ना इंडिया में, कि गवर्नमेंट इस पर कोई एक्शन नहीं लेती, और उसमें सारा का सारा सीआईए हो गया या यूरोपियन एजेंसीज होगी, उन सबका ही हाथ रहता है, मरवा देते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि भारत में जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं उनको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता, उनको कोई उतनी वैल्यू भी नहीं दी जाती। ये सारे के सारे लोग ना अपनी दिमाग से, अपनी बुद्धि से, अपने बोलते हैं ना कि जुगाड़ से जो कर सकते थे उन्होंने देश के लिए किया। इसमें हमारे जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट मतलब क्या ही कहना, उनका योगदान, ये लोग इस चीजों को एकदम नजरिए से देखते नहीं कि हमें स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च करना है या देश को न्यूक्लियर की जरूरत है। नहीं, ये लोग को जैसे सब फालतू चीज लगता है। यहाँ पर अगर इनको एक कह दे कि हमें एक सैटेलाइट बनानी है और उसमें हमें 10 करोड़ रुपया लगेगा, भाई साहब इसको सैंक्शन होने में 10 साल लगा देंगे वो लोग। ठीक है? और 10 साल में नासा और अमेरिका और जापान और दूसरे देश, यूरोपियन कंट्री कहां से कहां निकल जाएंगे। ठीक है? अब यही सब चीजों को देख करके हमारे जो बड़े बड़े थिंकर्स, बड़े बड़े जो साइंटिस्ट थे, ये लोग कहाँ जाने लगे थे, फिर ये दूसरे देशों में जाने लगे, क्योंकि वहां पर उन्हें क्या मिल रही है। एक्चुअली देखो, ये जो साइंटिस्ट होते हैं ना, इनको पैसा नहीं चाहिए, इनको जब इनका जो टैलेंट है ना, वो अपने टैलेंट को दिखा सके, बस उतनी व्यवस्था चाहिए। ठीक है? जो मशीनरी रिक्वायर्ड है वो मशीनरी मिल जाए, जितना पैसे की जरूरत है किसी चीज को बनाने में वो मिल जाए, क्योंकि पागल इंसान होते हैं लोग। ये लोग को पैसा लेके खाना नहीं है, इन्हें अपना काम करना है, अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है, रिजल्ट चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन नहीं,
गवर्नमेंट इन सब चीजों पर ध्यान ही नहीं देगी। ये सब सारी चीजें होती रहती है, जिसकी वजह से आज हमारे देश से क्या हो रहा है, पूरा का पूरा ब्रेन ड्रेन। ड्रेन मतलब क्या, बाहर चले जाना। ठीक है, जितने भी बड़े बड़े दिमाग होते हैं वो दूसरे देशों में चले जाते हैं, वहां पर काम करते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ये पूरा का पूरा केरला समझ में आ गया, सारी की सारी रही। केरला में अगर हम बात करें फिजिकल की, तो फिजिकल में इसमें ज्यादा कुछ नहीं। जहां पर केरला और ये तमिलनाडु तो मिलते हैं, वहां पर दो पहाड़ियां आकर के मिलती हैं। जैसे ईस्टर्न घाट इधर से है और इधर से वेस्टर्न, इधर से ईस्टर्न घाट और इधर से वेस्टर्न घाट, ये दोनों जहां पर मिलते हैं उसे हम कहते हैं नीलगिरी। नीलगिरी, और नीलगिरी की सबसे हाईएस्ट पीक है दोदा बेटा। ठीक है, दोदा बेटा। तो इसमें एक यही चीज याद रखना है कि जहाँ पर तमिलनाडु और केरला का जहाँ बॉर्डर ऐसे मिलते हैं ना, तो वहीं पर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आकर के आपस में मिलती हैं। इन पहाड़ियों को कहा जाता है नीलगिरी माउंटेन रेंज। और नीलगिरी माउंटेन रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, दोदा बेटा। दोदा बेटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सारा का सारा स्टोरी क्लियर है? एक बार जस्ट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। लोग लास्ट टू लास्ट एक स्टेट और बचा हुआ है, और उसके बाद तमिलनाडु, और उसके बाद हमारा ये 28 जो स्टेट रहेगा वो पूरा खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग यूनियन टेरिटरी पढ़ेंगे। उसके बाद इसके अंदर की एक डिटेलिंग, जैसे माउंटेन रेंजेस कौन कौन से कहाँ पर हैं, प्लेटू कौन कौन से है, रिवर्स के बारे में पढ़ लेंगे, नेशनल पार्क्स पढ़ लेंगे, मानसून किस तरीके से आता है, मानसून के बारे में पढ़ेंगे। अब इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने वाले हैं। ठीक है, तो कासरगोड, कासरगोड किस लिए फेमस है? कोकोनट रिसर्च सेंटर, कोकोनट रिसर्च सेंटर। कोजीगोड़े, कोजीगोड़े का पुराना नाम क्या था? कालिकट। कालिकट के तट पर कौन आया था? वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा। कोची, कोची का ट्विन शहर किसे कहते हैं, ट्विन सिटी ऑफ कोची? एर्नाकुलम को, एर्नाकुलम। ट्विन सिटी ऑफ कोची किसे कहते हैं? एर्नाकुलम। एर्नाकुलम और कोची पास पास है ना? हाँ, तो ट्विन शहर किसे कहते हैं पता है? ऐसे शहर जो बहुत ही पास पास में हो, ऐसे शहर जो बहुत ही पास पास में है, जिन्हें हम क्रॉस करें तो पता ही नहीं चले कि कब कोची में है और कब एर्नाकुलम में है। ठीक है, ट्विन शहर उसे कहते हैं, मतलब कि एकदम पास पास में हो, उसे ट्विन शहर कहते हैं। तो कोची का ट्विन शहर किसे कहते हैं? एर्नाकुलम को। एर्नाकुलम, एर्नाकुलम। कोची में एक लेक है, उस लेक का नाम क्या है? हाँ, कयाल तो कहते ही है। वेम्बनाड लेक, वेम्बनाड लेक। ठीक है, वेम्बनाड लेक। वेम्बनाड लेक में नाव की एक गेम खेली जाती है, क्या नाम है? वेलम काली, वेलम काली, बोल, वेलम काली नेहरू ट्रॉफी, वेलम काली नेहरू ट्रॉफी, वेलम काली नेहरू ट्रॉफी। ठीक है, सबरीमाला मंदिर कहाँ है? हाँ, वही कोची में, केरल में सबरीमाला टेम्पल। ठीक है, सबरीमाला टेम्पल। सबरीमाला टेम्पल डिस्प्यूटेड क्यों रहता है? हाँ, वहाँ के भगवान को अयप्पा कहा जाता है, फीमेल को एंट्री नहीं होती है, इसके लिए वहाँ को डिस्प्यूटेड रहता है। ठीक है, कई बार न्यूज में आया। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान यानी पेरियार नेशनल पार्क कहाँ है? केरला में। ठीक है, केरला में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरला में। अरेबियन सी, क्वीन ऑफ अरेबियन सी किसे कहते हैं? कोची पोर्ट को क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहते हैं, क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहते हैं। अच्छा, ये जो वेम्बनाड लेक है ना, इसी वेम्बनाड लेक में पहली बार जो एसबीआई का, भारत में पहली बार अगर हम कहें एटीएम कार्ड मशीन किसने लगाया था, तो एसबीआई ने लगाया था। ठीक है, तो वो मशीन कहाँ लगाया था? इसी वेम्बनाड लेक में ना एक जहाज चलती थी। ठीक है, वो जहाज लोगों को, पैसेंजर्स को इधर से उधर आने वाली हो, तो फेरी जहाज। हाँ, तो उसी जहाज पर लगाया गया था वो एसबीआई का एटीएम कार्ड, एटीएम मशीन।
ठीक है, एटीएम मशीन इसी जहाज पे पहली बार लगाया गया था भारत। ठीक है, झांझर बोट सब इस्तेमाल। ठीक है, उसके बाद हमने देखा त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम में हमें एक शहर याद कहेगा कि विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई लॉन्चिंग सेंटर कहाँ है? यस, हाँ, तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई लॉन्चिंग स्टेशन तिरुवनंतपुरम में है। कहेगा कि सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। कहेगा BARC कहाँ है? मुंबई के बॉम्बे में, मुंबई के बॉम्बे में। ठीक है, ये सारा का सारा चीज याद रहेगा। बहुत बढ़िया, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम लोग, ठीक है।